हमारे को दिया है that figure shows three infinite non-conducting plates of charge perpendicular to the plane of the paper with charge parent at sigma, 2 sigma and minus sigma. Find the ratio of net electric field at point A to that of point B. इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो बतानी है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे. सो नॉर्मल कंसेप्ट क्या होता है, अगर इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो हमारे को दो तीन प्लेट्स दिए हैं इस केस में. डिस्टेंस दिया है बट इट्स इमटेरियल बिकॉज डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी इफ इट्स एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट. हमें दो पॉइंट्स दिए, इस प्लेट को नंबर कर लेते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्लेट. इस पे चार्ज सिग्मा, 2 सिग्मा एंड माइनस सिग्मा. यह फर्स्ट पॉइंट वो है ए. टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव. फर्स्ट प्लेट विल रिपेल इट और अट्रैक्ट इट. फर्स्ट प्लेट रिपेल करेगी इधर. सेकेंड प्लेट ये भी रिपेल करेगी. सेकेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एंड थर्ड का so basically you have E1 and E3 in one direction. और सेकेंड प्लेट पे चार्ज डबल है. अगर वैल्यूज लिखें E1 and E3 both are magnitude is sigma by 2 epsilon naught and E2 is पॉइंट ए पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा. नेट फील्ड एट पॉइंट ए ब्लर आ रही है. अभी ठीक है. सो हमें दिया है कि E1 और E3 का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है और E2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो नेट फील्ड यहाँ पे कितना होगा पॉइंट ए पे. नेट फील्ड एट पॉइंट ए जीरो बिकॉज E1 और E3 को ऐड करोगे दैट इज आल्सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिमिलरली हमें बताना है बी पॉइंट पे. बी पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं, से इधर टेस्ट चार्ज रखा, इधर नेट फील्ड कितना हो जाएगा. बिकॉज ए पे तो आप कह सकते हो कि नेट फील्ड एट ए इज ट्वाइस ऑफ E1 माइनस E2. सो दिस विल बी जीरो. बी पे निकालें, फर्स्ट शीट इसको रिपेल करेगी. व्हाट अबाउट सेकंड शीट और थर्ड भी इसको अट्रैक्ट करेगी. तो तीनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में. नेट फील्ड कितना हो जाएगा. E1 प्लस E2 प्लस E3. ऐसे ही करना था कि नेट फील्ड अगर हम ऐड कर देंगे तो यू विल गिव यू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. यहाँ पे डिस्टेंसेस दिए हैं बट दैट्स इमटेरियल. के डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करेगी. इफ इट्स एन इनफाइनाइटली लार्ज शीट तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. Second question is two concentric rings, one of radius A, other of radius B, have the charges Q and minus 2 by 5 raised to power minus 3 by 2.
Find the ratio of b by a charge particle placed at z is equal to a is in equilibrium. xy प्लेन में हमें दो रिंग्स दिए हैं, हमने बताना है z एक्सिस पे डिस्टेंस कितना, b by की रेशियो क्या हो, सो दैट z इज इक्वल टू a पे इक्विलिब्रियम में आ जाए. इसके लिए बिकॉज रिंग का सबने नहीं किया अगर क्वेश्चन, तो पहले रिंग का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें. अगर मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है से एक्स वाई प्लेन में, इसका मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट. So let its radius be a. और इस पर टोटल चार्ज है q. This distance let it be say z. अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कूलम्स लॉ इज फॉर पॉइंट चार्जेस, तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यू हैव टू assume फर्स्ट अ स्मॉल चार्ज dq. अगर मैंने स्मॉल चार्ज dq assume किया से इस पॉइंट पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे? You place a test charge over here. It will be repelled in this direction. Similarly, if I take a dq charge diametrically opposite point, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो it will be, हमने लिया radius is a, this distance is z. This will be z square plus a square. अगर ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, कौन से कैंसिल? So this is d cos theta. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, बिकॉज सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करना, you have to add electric field due to all the cos components. So we say net electric field जो आएगा that is integration of de cos theta. ये चार्ज dq डिस्टेंस z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ये अगर एंगल थीटा है, cos थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा की वैल्यू z अपॉन इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है? इस सब में z कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज dq, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? z अपॉन ये सारी टर्म तो कांस्टेंट, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज टू पावर 3/2 into integration of dq. Integration of dq means total charge.
So इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग. अच्छा, ये ऐसे अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखूंगा ये पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे. इफ आई प्लेस अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर विल इट शो एसएचएम? अगर मैं एक्सिस के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है? पॉइंटिंग अवे फ्रॉम रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम रिंग. तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अवे फ्रॉम रिंग. अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इस डायरेक्शन में. एसएचएम होगा या नहीं होगा? ये एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है? ऑसिलेटरी होगा, एसएचएम नहीं होगा. एसएचएम कब होगा? इफ ए इज वेरी if A is very small, A is very small or Z is very small? Because Z is very small तो फिर हो जाएगा कि Z square is negligible as compared to A square. तो for small values of Z, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 1/4πε0 QZ अपॉन, अगर Z स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो, और फोर्स कितनी है करेगी? कोई भी चार्ज रखोगे तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ये एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर एसएचएम होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इसमें देखो कुछ पूछना है तो इंटीग्रेशन. बिकॉज हमने सिर्फ क्योंकि हमने सिर्फ दो कंपोनेंट ऐड नहीं करने ना, हमें सारे कॉस कंपोनेंट ऐड करने हैं. बिकॉज आप 2D कॉस थीटा करोगे वो तो सिर्फ दो का इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट. तो हमने सारे कॉस कंपोनेंट ऐड करने हैं. मतलब यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज है, इधर डीक्यू चार्ज है, सारे डीक्यू चार्जेस के कारण अपने कंपोनेंट्स ऐड करने हैं. बिकॉज डिनोमिनेटर में भी जेड स्क्वायर नहीं आ रहा. तो एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? एसएचएम की कंडीशन, तो अगर डिनोमिनेटर में भी जेड आ गया तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर डिनोमिनेटर में भी जेड आ जाएगा फिर तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई एसएचएम की. फिर एसएचएम कैसे होगा? एसएचएम तो तभी होगा जब तक हम लेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. इसमें तो डिनोमिनेटर में भी जेड स्क्वायर आ जाएगा फिर. ठीक है यहाँ तक. अब जो हमें क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में कहा था कि हमें दो रिंग्स दी हैं, एक्स वाई प्लेन में है. दो रिंग्स एक्स वाई प्लेन में है एंड एक का रेडियस ए, एक का रेडियस बी. ए बाय बी की रेशियो बतानी है सो दैट एनी पार्टिकल प्लेस्ड एट जेड इज इक्वल टू ए इज इन इक्विलिब्रियम. चार्जेस दिए हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है ऑपोजिट? एक रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है. इक्विलिब्रियम आएगा जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी. और यू कैन सिंपली से कि अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हुआ और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेट फील्ड जीरो, नेट फील्ड जीरो तो नेट फोर्स भी जीरो. सो कोई भी पार्टिकल अगर जेड एक्सिस पे पड़ा है, वी कैन से फॉर एनी पार्टिकल
at Z is equals to A to be in equilibrium, electric field due to both rings should be same. At Z is equals to A. एक पे चार्ज है Q, Z की वैल्यू हमारे को A गिवन है. This is electric field due to first ring. Second ring के लिए electric field charge is given as Q into 2 by 5 raised to power minus 3 by 2. Into Z square plus यहाँ से A by B की रेशियो निकल आएगी बिकॉज बाकी सब वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी. हो जाएगा सॉल्व इसके आगे. तो आप ये फॉर्मूला ना ये याद रखना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का एचसी में क्वेश्चन आया अगर आपने कर लिया तो. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग इरोडोव में भी है, एचसी में भी है, सेम क्वेश्चन. इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है. उन्होंने कहा Z की वैल्यू निकालो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. तो यू जस्ट डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू Z और वैल्यू निकाल सकते हो. पूछो क्या पूछ रहे थे. कल टेस्ट नहीं है यार, मैंने लिखा था कल टेस्ट नहीं है. आप आगे क्लास के ध्यान दो, टेस्ट की पड़ी है. In a figure shown, S is a large non-conducting sheet of uniform charge density sigma. A rod of length L and mass m is parallel to the rod, hinged at midpoint. The linear charge density of upper and lower halves are shown. Find angular acceleration. अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा तो इसका मतलब सबसे पहले टॉर्क निकालनी पड़ेगी, because torque upon moment of inertia is angular acceleration. हमारे को रॉड दी है और एक शीट दी है. इनफाइनाइटली लार्ज शीट. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इसके पास एक रॉड प्लेस्ड है जिसका डिस्टेंस नहीं दिया. डिस्टेंस नहीं चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. And this rod is hinged at its midpoint. यहां से hinged है. जो upper half है that is having charge density lambda, lower half is having charge density minus lambda. अगर ये पॉजिटिव शीट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? मैं अगर पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे, ये क्लियर है सबको? अब जो पॉजिटिव पार्ट है उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? हम डायरेक्ट निकाल लें या पहले छोटे से पार्ट पे निकालें और फिर इंटीग्रेट करें? नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सारी जगह पे सेम ही लग रहा है. अगर मैं छोटा पार्ट लेके इंटीग्रेट करूंगा तो भी रिजल्ट सेम आना है बिकॉज इस सारे पार्ट पे जो फोर्स लगेगी वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि इस पे जो फोर्स लगनी है वो ऐसे लगनी है. और जो नीचे वाला हाफ है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगी. अगर ऐसे फोर्सेस लगेगी तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज घूमेगा। तो सबसे पहले मेरे को बताओ इस पे फोर्स कितनी एक्ट करेगी ऑन वन हाफ। वन हाफ ऑफ रॉड से अपर हाफ या लोअर हाफ। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ। चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लेंथ पूरे रॉड की एल है, तो ये L/2, तो चार्ज कितना हो गया। और फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट है। टॉर्क ऑन अपर हाफ, अपर हाफ पे टॉर्क कितनी लग रही है। ये तो फोर्स है। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिकॉज इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस L/4 है। टॉर्क ऑन लोअर हाफ, बिकॉज सेंटर तक लेना है ना इस रॉड के, तो ये L/2 है, तो सेंटर तो L/4 पे ही आएगा। बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पार्ट का अलग है। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस L/2 है। तो एवरेज डिस्टेंस हम कितना लेंगे, L/4, बिकॉज वो 0 से L/2 तक वेरी कर रहा है। सो टॉर्क ऑन लोअर हाफ इज सेम मैग्नीट्यूड। दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। दोनों क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐड कर दो, तो टोटल टॉर्क हो गया इसका डबल। इसका डबल कर देंगे तो L/2 आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी है, तो टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट सेंटर mL²/12। तो लैम्डा L सिग्मा इंटू L/2 अपॉन 4 पाई नहीं था, 16 था, ये दो बार गलत लिख दिया ये। और 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट है सिर्फ। दिस विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया। जब ये JEE एडवांस में आया था उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा था, उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी। तो प्रोपोर्शनैलिटी कम्स आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एल। उन्होंने कहा था टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एल इंडिपेंडेंट ऑफ एल। तो इसमें टॉर्क कितना आ रहा है अगर प्रोपोर्शनैलिटी बतानी हो। न्यूमरेटर में क्या एल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एल स्क्वायर है, तो टॉर्क इज इंडिपेंडेंट। Three charges 0.1 coulomb each are placed on the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. If energy is supplied to the system at a rate of 1 kilowatt, how much time would be required to move one of the charges onto the midpoint of line joining the other two? क्वेश्चन पढ़ो पहले, समझ में आया क्या पूछा। हमारे पास ऐसे 3 चार्जेस है। एक चार्ज को 2 के मिडल में लेके आना, मतलब ये जो चार्ज है
ए को मूव करके ए डैश पे लेके आना, तो कितना टाइम लगेगा? इफ एनर्जी इज सप्लाइड एट अ रेट ऑफ 1 किलोवाट, if energy is supplied at a rate of 1 kilowatt, दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे और उसके बाद हमें टाइम बताना है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला? बिकॉज हम पहले देख लेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, अगर यही बताना हो सिर्फ? क्यों? बिकॉज ये दोनों चार्जेस जो हैं इसको रिपेल करेंगे, तो अपने आप अगर जाता तो इसने दूर जाना था, ये पास लेके आ रहे हैं, दैट मींस यू हैव टू डू सम पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव या वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो पॉजिटिव आएगा। मेरे एंड पे तो ठीक आ रही है, सबको ब्लर्ड आ रही है? फिर नेट किसी का बीच में स्लो होता है तो ब्लर्ड हो जाती है ना। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड इज पॉजिटिव, and work done is against conservative field, it's delta U. Work done can be written as power into time, so time taken is change in energy upon rate at which power हमारे को क्वेश्चन में दी थी 1 किलोवाट। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है? इनिशियल, अगर ये डिस्टेंस a है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? दो टर्म्स, तीन टर्म्स? तीन क्यों नहीं? तीन चार्जेस हैं तो। बिकॉज सिर्फ हम इस पार्टिकल की देख रहे हैं, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 2 करूं या ना करूं? इन दोनों की क्यू के क्यू स्क्वायर बाय, इसकी भी के क्यू स्क्वायर बाय, तो टोटल इज के क्यू स्क्वायर बाय 2 एंड फाइनल इज तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? पावर पता है, चार्जेस पता है, क्यू हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, क्यू इज 0.1 कूलम, ए इज 1 मीटर, पावर इज 1 किलोवाट। वैल्यूज पुट करोगे विल गेट द आंसर, हो जाएगा। बिकॉज यही चार्ज मूव किया, इन दोनों की पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फॉर्मूला क्या था? पोटेन के क्यू स्क्वायर बाय, इसकी भी के क्यू स्क्वायर बाय, तो टोटल 2 के क्यू स्क्वायर बाय। फाइनली जब सेंटर में आ गया तो इनमें डिस्टेंस कितना रह गया? तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए बाय 2। सिर्फ डिस्टेंस ही चेंज किया ना, पहले डिस्टेंस दो चार्जेस में ए था, अब ए बाय 2 है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। Next is the charge Q is uniformly distributed over a thin ring with radius A. A negative point charge minus Q and mass m starts from rest at a point far away from the center of a ring and move towards the center. Find velocity at the moment it passes through the center. This is easy.
हमारे को दिया एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है और एक नेगेटिव चार्ज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग पड़ा है। से मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माइनस क्यू। And we are given that it starts from rest. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। काइनेटिक एनर्जी 0। इट्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियली इसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज कि अगर पॉजिटिव रिंग इस नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी तो जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो इसकी टोटल एनर्जी तो 0 ही रहनी चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे पास आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव में है, इनिशियली 0 है। इनिशियली 0 है, ये अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है। अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है मींस इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इनिशियली 0 है इसलिए फाइनल नेगेटिव में ही आएगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ेगी। इनिशियली इसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी, एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0। Conservation of energy implies सेंटर पे जब पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पड़ा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है रिंग के सेंटर पे? माइनस kq²। रेडियस कैपिटल R। दिस शुड बी 0, सो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? दे दूंगा। A point charge q and mass 100 gram experiences a force of 100 Newton at a point at a distance 20 centimeter from a long, infinite, uniformly charged wire. If it is released, find its speed when it is at a distance of 40 centimeter from the wire. क्वेश्चन समझ आया? हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, एक पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m experiences a force of 100 Newton at a distance of 20 centimeter. जब पार्टिकल यहाँ पे है करो, मैं करता नहीं इसको सॉल्व, लेट्स सी क्या करते हो आप। यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज किया, charges q, mass is 100 gram and it experiences a force of 100 Newton. तो जब वो 40 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, इसकी स्पीड बतानी है when it is at a distance of 40 सेंटीमीटर from the wire। करो सॉल्व, टेक योर टाइम, 5 मिनट लो इसको करने में, देखते हैं क्या करते हो। Find its speed when it is at a distance of 40 centimeter.